27 जून 1976 एक एयर फ्रांस जेट पेरिस की तरफ उड़ रहा था। 248 पैसेंजर्स को लगा ये बस एक नॉर्मल फ्लाइट है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी एक नाइटमेयर बनने वाली है। अचानक जेट के अंदर 4 हथियारबंद लोग खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में पिस्टल और ग्रेनेड थे। कुछ ही सेकेंड्स में पूरा कैबिन खामोश हो जाता है। ये अब एक नॉर्मल फ्लाइट नहीं रही थी, ये हिस्ट्री की सबसे डेंजरस हाईजैकिंग्स में बदल चुकी थी। जेट को जबरदस्ती 4000 किलोमीटर दूर अफ्रीका ले जाया गया। पैसेंजर्स को एनिमी कंट्री के एक एयरपोर्ट में बंदी बना दिया गया। दुनिया को लगा अब इन लोगों को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी इजराइल ने एक ऐसा सीक्रेट मिशन लॉन्च किया जिसे आज ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा मिशन जिसमें सोल्जर्स को हजारों किलोमीटर दूर एनिमी टेरिटरी में जाना था, जहां चारों तरफ टेररिस्ट्स और सोल्जर्स मौजूद थे और उन्हें सिर्फ 30 मिनट में सैकड़ों हॉस्टेजेस को बचाना था। अगर प्लान में जरा सी भी गलती होती तो सभी हॉस्टेजेस मारे जा सकते थे। लेकिन जो आगे हुआ वो मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे अनबिलीवेबल ऑपरेशंस में गिना जाता है। आज आप जानने वाले हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट की पूरी स्टोरी। तो अगर आप ऐसी डार्क और रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज पसंद करते हैं तो अभी डार्क डॉक्यूमेंट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब का नया हाई पॉइंट भी जरूर दें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो आप हिस्ट्री के सबसे इनसेन रेस्क्यू मिशन की कहानी मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट की शॉकिंग कहानी। 27 जून 1976 की सुबह बेन गुरियन एयरपोर्ट के रनवे पर एयर फ्रांस का एक जेट शांत खड़ा था और पैसेंजर्स धीरे धीरे टर्मिनल से बोर्डिंग कर रहे थे। ये वही फ्लाइट 139 थी जो तेल अवीव से उड़कर पहले एथेंस रुकने वाली थी और फिर सीधे पेरिस की ओर उड़ान भरने वाली थी। कॉकपिट में बैठे मिशेल बाकोस एक अनुभवी पायलट थे जिन्होंने हजारों घंटे की इंटरनेशनल फ्लाइट्स सेफली कंप्लीट की थी। कैबिन के अंदर एक नॉर्मल ट्रैवल जैसा माहौल था और लोग हॉलिडे प्लान्स और फैमिली रियूनियन की बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन इसी भीड़ के बीच 4 ऐसे लोग भी बैठे थे जिनके दिमाग में एक बेहद खतरनाक प्लान पहले से तैयार था। जेट ने रनवे से टेक ऑफ किया और धीरे धीरे क्लाउड्स के ऊपर पहुंचकर अपनी स्टेडी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर उड़ने लगा। कुछ देर बाद फ्लाइट रूटीन स्टॉप के लिए एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड हुई और वहां जेट को रिफ्यूल किया जाने लगा। रिफ्यूलिंग के दौरान कई नए पैसेंजर्स भी बोर्डिंग करके पेरिस जाने वाली इस फ्लाइट में अपनी सीट्स पर बैठ गए। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सामान्य सफर के पीछे एक टेरिफाइंग मिशन छिपा हुआ है। एथेंस से दोबारा टेक ऑफ के कुछ समय बाद कैबिन के अंदर अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। 4 लोग अपनी सीट से खड़े हुए और अगले ही पल उनके हाथों में पिस्टल और ग्रेनेड चमकने लगे। जेट के अंदर बैठे पैसेंजर्स के चेहरों का रंग उड़ गया और पूरा कैबिन डर और कंफ्यूजन से भर गया। एक हाईजैकर तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ा और गन पॉइंट पर पायलट से जेट का कंट्रोल बदलने को कहा। अब ये फ्लाइट पेरिस नहीं जा रही थी, बल्कि आतंकियों के कंट्रोल में एक डेंजरस डायरेक्शन में मुड़ चुकी थी। इन हाईजैकर्स में 2 लोग पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से जुड़े हुए थे। बाकी 2 सदस्य रेवोल्यूशनरी सेल्स नाम के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। कुछ ही मिनटों में जेट के अंदर मौजूद 248 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स पूरी तरह हॉस्टेज बन चुके थे। हाईजैकर्स ने पायलट को अफ्रीका की तरफ जेट मोड़ने का आदेश दिया और फ्लाइट हजारों किलोमीटर दूर उड़ने लगी। कई घंटे की लंबी उड़ान के बाद जेट लीबिया के बेंगाजी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। यहाँ जेट को रिफ्यूल किया गया और हाईजैकर्स ने अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान एक महिला पैसेंजर ने अपनी जान बचाने के लिए एक रिस्की ट्रिक खेली। उस महिला का नाम पैट्रिशिया मार्टेल था और उसने इलनेस का बहाना बनाकर इमरजेंसी रिलीज हासिल कर लिया। जब पैट्रिशिया को एयरपोर्ट पर छोड़ा गया तब पहली बार इस हाईजैकिंग की खबर दुनिया तक पहुंची। इजराइल में जैसे ही ये खबर पहुंची पूरे देश में पैनिक और चिंता का माहौल बन गया, क्योंकि इस जेट में मौजूद ज्यादातर पैसेंजर्स इजरायली सिटीजन्स थे और उनकी जान खतरे में थी। लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी हुआ था, क्योंकि हाईजैकर्स का फाइनल डेस्टिनेशन अभी बाकी था। जेट ने फिर उड़ान भरी और अब उसका रास्ता सीधे अफ्रीका के एक और देश की तरफ मुड़ चुका था। कुछ घंटों बाद ये फ्लाइट आखिरकार एंटेबे के बड़े एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। पैसेंजर्स को लगा शायद अब आर्मी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई है और खतरा खत्म होने वाला है। लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उनकी उम्मीद पूरी तरह तोड़ दी, क्योंकि एयरपोर्ट पर मौजूद सैनिक उन्हें बचाने नहीं बल्कि हाईजैकर्स की मदद करने आए थे। और इसी पल से ये हाईजैकिंग दुनिया के सबसे खतरनाक हॉस्टेज क्राइसिस में बदलने वाली थी। एंटेबे एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में हॉस्टेजेस को लाया गया और वहां का माहौल डर और अनसर्टेनिटी से भर चुका था। ये वही एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जहां हाईजैकर्स को अनएक्सपेक्टेड मिलिट्री प्रोटेक्शन मिल रही थी। कुछ ही देर में सोल्जर्स दिखाई देने लगे और हॉस्टेजेस को समझ आ गया कि सिचुएशन अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। युगांडा उस समय डिक्टेटर इदी अमीन के कंट्रोल में था, जिसकी पॉलिसीज पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल मानी जाती थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि अमीन खुद एयरपोर्ट पहुंचा और मुस्कुराते हुए हाईजैकर्स से हाथ मिलाता दिखाई दिया। हॉस्टेजेस को अब साफ समझ आ गया कि यहाँ उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बल्कि हर तरफ खतरा ही खतरा है। टर्मिनल के अंदर पुराने चेयर्स और ब्रोकन विंडोज के बीच उन्हें जमीन पर बैठाकर गार्ड्स तैनात कर दिए गए। हाईजैकर्स ने जल्दी ही पासपोर्ट्स कलेक्ट करना शुरू किया और नेशनैलिटी के आधार पर लोगों की पहचान करने लगे। कुछ देर बाद एक बेहद डिस्टर्बिंग सीन सामने आया जिसने पूरे हॉल को डर से भर दिया। इजरायली
इजरायली और जूविश पैसेंजर्स को बाकी लोगों से अलग लाइन में खड़ा किया जाने लगा। ये मूवमेंट कई लोगों के लिए हिस्ट्री के डार्क मेमोरीज को फिर से जिंदा कर रहा था। कई एल्डरली पैसेंजर्स की आंखों में द हॉलोकास्ट की यादें वापस लौट आई थी। नॉन इजरायली पैसेंजर्स को दूसरे रूम में भेज दिया गया, जबकि इजरायली हॉस्टेजेस को मेन हॉल में रोक लिया गया। अब लगभग 100 से ज्यादा लोग सीधे हाईजैकर्स के गन पॉइंट पर बैठे हुए थे और हर मिनट टेंशन बढ़ रही थी। हाईजैकर्स ने जल्द ही अपनी डिमांड्स लिखकर इंटरनेशनल मीडिया और गवर्नमेंट्स तक पहुंचा दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रिजनर्स रिलीज नहीं हुए तो सभी इजरायली हॉस्टेजेस को मार दिया जाएगा। उनकी डिमांड थी कि इजराइल अपनी जेल्स में बंद कई मिलिटेंट्स को तुरंत रिलीज करे। ये अल्टीमेटम दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया और ग्लोबल न्यूज चैनल्स पर क्राइसिस छा गया। दूसरी तरफ इजराइल में फैमिलीज लगातार फोन और रेडियो के जरिए अपने लव्ड वंस की खबर पाने की कोशिश कर रही थीं। जेरूसलम में गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर यित्ज़क राबिन और डिफेंस मिनिस्टर शिमोन पेरेज क्राइसिस का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। कुछ ऑफिशियल्स का मानना था कि हॉस्टेजेस की जान बचाने के लिए नेगोशिएशन ही सेफेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कई मिलिट्री कमांडर्स का मानना था कि टेररिस्ट के सामने झुकना फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट बनेगा। इसी बहस के बीच इजराइल की सबसे एलीट यूनिट को सीक्रेटली बुलाया गया। ये यूनिट थी साइरेट मटकल, जो हाई रिस्क मिशंस के लिए जानी जाती थी। कमांडोज को एयरपोर्ट का मैप, टर्मिनल स्ट्रक्चर और गार्ड पोजीशंस की जानकारी दी जाने लगी। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने था, जो इस रेस्क्यू मिशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना रहा था। एंटेबे एयरपोर्ट इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर एनिमी टेरिटरी के अंदर था। इतनी दूरी तक कमांडोज को सीक्रेटली पहुंचाना और फिर वापस लाना बेहद रिस्की मिलिट्री चैलेंज था। फिर भी प्लानर्स ने एक डेयरिंग आइडिया सोचना शुरू किया, जिसने पूरे मिशन स्ट्रेटेजी बदल दी। प्लान था कि कमांडोज रात के अंधेरे में कार्गो लॉकहीड C-113 हरक्यूलिस प्लेन्स में युगांडा पहुंचेंगे। लैंडिंग के बाद सिर्फ कुछ मिनट्स में टर्मिनल पर हमला करके हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया जाएगा। इस रिस्की प्लान की कमांड एक यंग ऑफिसर के हाथ में दी गई, जिसका नाम था योनाथन नेतन्याहू। अब मिशन ऑफिशियली तैयार हो रहा था और मिलिट्री फाइल्स में इसका नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मिशन इतिहास की सबसे डेयरिंग रेस्क्यू स्टोरी बनने वाला है और आने वाली रात एंटेबे एयरपोर्ट पर गोलियों, एक्सप्लोजन्स और केओस का ऐसा तूफान लाने वाली थी। 3 जुलाई 1976 की रात इजराइल के एक सीक्रेट मिलिट्री एयरबेस पर 4 बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट साइलेंटली तैयार खड़े थे। इन एयरक्राफ्ट में सबसे अहम था विशाल लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस, जो हजारों किलोमीटर की सीक्रेट फ्लाइट के लिए तैयार किया गया था। कमांडोज अपनी ब्लैक यूनिफॉर्म्स और मॉडर्न वेपन्स के साथ एयरक्राफ्ट के अंदर क्वाइटली बैठ चुके थे। इस मिशन की कमांड एलीट यूनिट साइरेट मत्काल के लीडर योनाथन नेतन्याहू के हाथों में थी। हर सोल्जर जानता था कि यह मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। एयरक्राफ्ट ने रनवे से टेक ऑफ किया और डार्कनेस के अंदर अफ्रीका की तरफ लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट शुरू हो गई। 4000 किलोमीटर की इस फ्लाइट में एयरक्राफ्ट लगातार लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ रहे थे ताकि रडार डिटेक्शन से बचा जा सके। कॉकपिट के अंदर पायलट्स लगातार मैप और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर टिकाए हुए थे। कई घंटों की साइलेंट फ्लाइट के बाद आखिरकार एयरक्राफ्ट युगांडा की एयर स्पेस के करीब पहुंचने लगे। अब सामने था वही एयरपोर्ट जहां हॉस्टेजेस को बंदूक की नोक पर रखा गया था। ये एयरपोर्ट था एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां टेररिस्ट्स और सोल्जर्स दोनों तैनात थे। मिडनाइट के आसपास पहला हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट रनवे पर बेहद स्मूथ लैंडिंग करने में सफल हो गया। एयरक्राफ्ट के कार्गो डोर खुलते ही अंदर से एक ब्लैक मर्सिडीज और कई मिलिट्री जीप्स तेजी से बाहर निकली। ये ट्रिक इसलिए इस्तेमाल की गई थी क्योंकि डिक्टेटर ईदी अमीन अक्सर इसी स्टाइल की मर्सिडीज कॉन्वॉय में चलता था। कुछ सेकंड्स के लिए गार्ड्स को लगा कि शायद ये अमीन की ऑफिशियल कॉन्वॉय है जो एयरपोर्ट पर पहुंची है, लेकिन अगले ही पल कमांडोज व्हीकल से कूदे और लाइटनिंग स्पीड में टर्मिनल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही टेररिस्ट्स को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ, अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। टर्मिनल के अंदर बैठे हॉस्टेजेस डर के मारे जमीन पर लेट गए, जबकि बाहर इंटेंस फायर फाइट शुरू हो चुकी थी। कमांडोज ने सेकंड्स के अंदर हाईजैकर्स को टारगेट करके न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में मेन हॉल के अंदर मौजूद सभी टेररिस्ट्स को मार गिराया गया। लेकिन एयरपोर्ट के दूसरे हिस्सों से युगांडन सोल्जर्स ने भी हैवी फायरिंग शुरू कर दी। रनवे के आसपास गोलियों और एक्सप्लोजन्स की आवाजें गूंज रही थीं और पूरा एयरपोर्ट बैटलफील्ड बन चुका था। इसी केओस के बीच एक ट्रैजिक मोमेंट आया, जिसने मिशन की कीमत हमेशा के लिए बदल दी। कमांडर योनाथन नेतन्याहू को फायर फाइट के दौरान गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़े। उनके साथियों ने मिशन जारी रखा क्योंकि हॉस्टेजेस को तुरंत एयरक्राफ्ट तक पहुंचाना जरूरी था। कमांडोज ने तेजी से हॉस्टेजेस को बाहर निकालकर वेटिंग हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की तरफ दौड़ाया। कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग एयरक्राफ्ट के अंदर चढ़ चुके थे और इंजन्स फुल पावर पर चल रहे थे। एयरक्राफ्ट ने रनवे से टेक ऑफ किया और डार्कनेस में वापस इजराइल की दिशा में उड़ गया। ये पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ लगभग 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया था। दुनिया ने जल्द ही इस डेयरिंग मिशन को ऑपरेशन एंटेबे के नाम से जानना शुरू कर दिया। मिलिट्री रिकॉर्ड्स में इसका ओरिजिनल नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट दर्ज था, लेकिन कमांडर योनाथन नेतन्याहू की ब्रेवरी की याद में इसे बाद में ऑपरेशन योनाथन भी कहा जाने लगा। ये मिशन आज भी मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बोल्ड और प्रिसाइज रेस्क्यू ऑपरेशंस में गिना जाता है और एंटेब की वो रात हमेशा याद दिलाती है
कि कभी कभी इम्पॉसिबल मिशंस भी करेज से पॉसिबल बन जाते हैं। अगर आपको आज की ये कहानी ऑपरेशन एंटेबे की इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रियल मिलिट्री ऑपरेशंस और डार्क हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल डार्क डॉक्यूमेंट्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या किसी देश को अपने नागरिकों को बचाने के लिए दूसरे देश की टेरिटरी में मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहिए या ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली एक और पावरफुल डॉक्यूमेंट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।